और इसी बीच राजसमंद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। कमनोर थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है। शैतान सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। रिश्वत प्रकरण में शैतान सिंह की संदिग्ध भूमिका मिलने पर एक्शन हुआ। थाना अधिकारी के रीडर को एसीबी ने ट्रैप किया था। एसपी ममता गुप्ता की तरफ से इसे लेकर के आदेश जारी किए गए। थाना अधिकारी के रीडर कृष्ण कुमार को एसीबी ने ट्रैप किया। उदयपुर एसीबी विजिलेंस की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शेमाली फोन लाइन पर है। कपिल, क्या जानकारी? देखिए, कमनोर थाने के जो एसएचओ हैं शैतान सिंह, वो एक मामले का अनुसंधान कर रहे थे और उस मामले में उसी थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार जो कि रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए थे। रिश्वत की राशि के साथ में जब कृष्ण कुमार को ट्रैप किया और पूछताछ की गई तो बताया जा रहा है कि उसने एसएचओ का भी नाम लिया और उसी के बाद में एसएचओ की भूमिका जो है वो संदिग्ध माने जाने लगी। एसीबी ने भी एसएचओ की भूमिका संदिग्ध मानी और क्योंकि एसीबी द्वारा संदिग्ध भूमिका मानी गई है, ऐसे में आज राजसमंद के एसपी ममता गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए शैतान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया और उसमें आदेश में स्पष्ट बताया गया है कि शैतान सिंह पुलिस निरीक्षक की भूमिका एसीबी जांच में संदिग्ध है और इनकी विभागीय जांच अपेक्षित है। तो इस वजह से उन्हें फिलहाल लाइन हाजिर किया है, जो कि रिजर्व पुलिस लाइन राजसमंद में फिलहाल स्थानांतरित किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से एनसीईआरटी की किताब पर किचकिच शुरू हो गई है। 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक नक्शे को लेकर के सूबे के बाशिंदों में आक्रोश है। इसकी वजह जानिए इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया। आम और खास को गुस्सा आया। इतिहासकारों ने दावे को किया दरकिनार। आक्रमण और प्रभुत्व की बात पूरी तरह निराधार। किताब पर किचकिच। एनसीईआरटी की नई किताब पर खासा उबाल है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में चैतन्य राज सिंह ने लिखा कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्य पुस्तक यूनिट 3 पृष्ठ संख्या 71 में दर्शाए गए मानचित्र में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य का भाग दर्शाया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। मराठाओं का खुद का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनके बड़े प्रतापी राजा हुए, परंतु जैसलमेर से उनका कभी कोई लड़ाई का कि जैसलमेर के अंदर कभी उनके आगमन का, उनके किसी भी प्रकार के यहाँ पे राज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि समय के साथ नए तथ्यों की जानकारी मिलती है और उन नए तथ्यों के आधार पर नए सिरे से इतिहास लिखा जाता है। नए सिरे से इतिहास लिखने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम इतिहास में कुछ बदलाव करें और तथ्यों में कोई चेंज कर इतिहास लेखन की प्रक्रिया को ही बदल दें। एनसीईआरटी की पुस्तकों में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां छोड़ दी गई हैं। मराठा साम्राज्य को कोल्हापुरा से उत्तर में पेशावर और कटक तक दर्शाया गया है। जैसलमेर को भी मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है। इसी पर आपत्ति है। दावा है कि जैसलमेर मराठा साम्राज्य का हिस्सा ही नहीं रहा। जैसलमेर में दर्ज इतिहास के मुताबिक मुगल भी जैसलमेर को नहीं जीत पाए थे। जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में साल 1178 के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल ने की थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहां भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंशक्रम को भंग किए हुए 770 साल तक सतत शासन किया। आजादी के बाद जरूर परिस्थितियां बदली, परंतु उससे पहले पूर्ण रूप से स्वाधीन रहा और बड़े बड़े आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, परंतु आक्रांता सभी आए तो अफगान,
तुर्क, पठान, ये सब आए, हुमायूं से भी हुई, खिलजी से भी हुई, गौरी से भी हुई। तो हम लोगों ने ये बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर भड़कीवाड़ भाटी का जो टाइटल मिला वो इसी वजह से मिला क्योंकि यहाँ की जनता, 36 कौम, महिलाओं ने भी बड़े बलिदान करे। मैं सोचता हूँ जैसलमेर में किस प्रकार से एनसीईआरटी के सिलेबस में ये आया है और किन तथ्यों के आधार पर लिया है, किन लोगों की, किन राइटर्स के आधार पर लिया है, क्या आधार इसके पीछे रहा है। माननीय मंत्री महोदय से हम सब लोग इस विषय में मिलेंगे क्योंकि वहाँ न तो मुगलों का न अंग्रेजों का किसी का कोई शासन नहीं रहा। ये दूसरी बार है जब एनसीईआरटी की किताब पर बवाल हो रहा है। हाल ही में 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब में मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े शासकों के बारे में तीखी शब्दावली पर इतिहासकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच मतभेद हुआ था। किताब में बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला शासक बताया था। पहले की तुलना में किताब की भाषा तीखी और आलोचनात्मक मानी जा रही है, इसीलिए काफी लोगों ने इसे एक तरफा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बाड़मेर के शिव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां सोलर कंपनी के खिलाफ चल रहा धरना खत्म हो गया है। 3 दिन से धरने पर थे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी, एसडीएम यक्ष चौधरी की मध्यस्थता में सहमति बन गई है। बरियाड़ा कोड़ाल में 4 महीने से ये धरना चल रहा था। ग्रामीण लगातार 4 महीने से धरने पर थे और अब आखिरकार आपसी सहमति के बाद ये धरना समाप्त करने का ऐलान किया गया है। खेजड़ी के पेड़ों के अवैध कटाई करने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, ग्रामीणों में नाराजगी थी। दुर्भाग्य है कि सब एक उड़ा, एक ही पग आगे कौन बढ़े। आम आदमी, किसान आदमी तो बने मरे और चारे कपड़े अपने ये तो यारो खड़ी ना मीना आप खेज रहे बीजे दी थे उसे वो तो सब काले हो गयो उसका अज्जाई जे तो वो हाथ है उसका पूरी उड़ा निकले ही पड़े एक पेल 2-3 महीना पेल पूरे लंबे समय पेल पूरे नुको एक ही प्लांट से हणा तो मांग पत्र बन तो पड़ो। मैं तो कहो साहब कि थे इया गुडा महीना जितना इया पेड़ काटिया उगरे समकक्ष एक पेड़ लगवा दो। हमारी म्याड़ी मांग इतनी जदीन ए म्याड़ी मानी जी, बाकी किसान वाली मांग है वो थे उस तरीके से हमारे तो पहले पेड़ रहे लगवा दो और बाकी जो कार्रवाई जो काले जो मां कटाया उमर ये जो करा दो उरे की कार्रवाई कराओ जे थाम कराई जाए प्रशासन एक जो आयो तो उन्होंने कहो अधिकारी तो ठीक नहीं हूँ म्याड़ तरीके में करो हमारे तरीको बस लांबो से बस बेसी जे थाम बिना तो बताओ आदमी जो की है बैठा आराम कबड्डी रमो बढ़िया पर इया लोगों ने पगा कबड्डी नहीं रम सब केरे पगा रम बात है हमारा आप लोग ये ना थोड़ी छोड़ जा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को रिजॉइंडर पेश करने का वक्त दिया है, जिसके तहत कल प्रदेश सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल रिजॉइंडर देंगे। आपको बता दें कि एसआई भर्ती के भविष्य पर सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार एक वर्ग युवाओं का जो राजधानी जयपुर में भी पिछले 100 दिनों से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठा हुआ है। भी है जो सब इंस्पेक्टर मामले पर सुनवाई जारी रही और आज है जो सीनियर काउंसिल आर.एन. माथुर साहब है उनके द्वारा पक्ष रखा गया और किसकी ओर से रखा गया? जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उनकी ओर से रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट रखा गया और उनके द्वारा 2 दिन का टाइम भी सीक किया गया। तो वहीं भीलवाड़ा शहर के सांगानेर में बाबा रामदेव मंदिर को लेकर विवाद अब तूल पकड़ रहा है। सर्व समाज के लोगों ने सुभाष नगर थाने में प्रदर्शन किया, लिखित शिकायत दी, जिसमें रेकर समाज के कुछ व्यक्तियों पर मंदिर पर जबरन कब्जा करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के आरोप भी लगाए हैं। आरोप है कि पिछले 5-7 दिनों से एक समाज के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने से रोक रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि वो मंदिर केवल उन समाज का है। उन्होंने मंदिर पर समाज का नाम लिखने की भी कोशिश की। जब मोहल्ले के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, केस दर्ज करवा दिया। SC/ST के झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराई जाए, लोगों ने कहा है, ताकि सच्चाई सामने आए।
सांगानेर के सभी समाज के सभी ग्राम के वासी यहाँ आज सुभाषनगर थाना में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि 31 तारीख को वहाँ रंगाई पुताई हुई और सब वहाँ बस्ती वालों ने रंगाई पुताई की। और ये स्थान बरसों पुराना है, जहाँ 3 समाज ने उसकी स्थापना करवाई। मेघवंशी समाज, बेरवा समाज और ये रेगर समाज ने वहाँ स्थापना करवाई। पर उसके बाद में देख रेख करने का काम इस सब गांव वालों का है। नगर परिषद ने भी वहाँ कबूतर खाना बनवाया नगर सरकारी बजट से, और देख रेख वहाँ बस्ती के लोगों के द्वारा हो रही है। और अब रेगर समाज आ गए 31 तारीख को कि हम हमारा रेगर समाज का निजी मंदिर है, वहाँ नाम लिखवाएंगे। इसके ऊपर बोलचाल हुई और रेगर समाज ने गाली गलौज की, यहाँ के लोग उनकी बस्ती के लोगों की मारपीट की, तो इनके धक्का मुक्की से उनके भी कुछ लोगों की लग गई। उधर नागौर जिले से खबर, जहां अलाय गांव में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनूप राम श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ गए। खबर लगते ही तहसीलदार समेत पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, अनूप राम को समझाने की कोशिश की। अनूप राम बिश्नोई का ये कहना है कि सरकार श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाना चाह रही है, जबकि श्री बालाजी नागौर जिले के अंतिम छोर पर बसा हुआ है, जिससे 14 गांव के लोगों को परेशानी होगी। वर्तमान में नागौर पंचायत समिति में 16 गांव हैं, जिनमें 14 गांव के सरपंचों ने श्री बालाजी को पंचायत समिति नहीं बनाने को लेकर जिला कलेक्टर को अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है। उधर झुंझुनू के मनपरा गांव में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने लड़की पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, खुद भी जहर खाकर के जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में दोनों को मंडरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारियों की माने तो प्रमोद नाम का युवक पिछले कई दिनों से लड़की के सामने प्रेम प्रस्ताव रख रहा था। इसे वो हर बार खारिज कर रही थी और इससे गुस्सा युवक ने मंगलवार को वारदात को अंजाम दिया, जब लड़की खेत से खाना देकर लौट रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही मंडरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना पर पीएचसी मंडरेला से सूचना मिली कि एक लड़की घायल होकर भर्ती हुई है, जिस पर मैंने ऐसा ही मंडरेला पीएचसी जाकर रिपोर्ट दी और उसका मेडिकल कराने के लिए कहा, जिस पर उसके शरीर पर चाकू के घाव थे, तो अधिक होने के कारण से वहाँ से रेफर कर बीडी के हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बीडी के हॉस्पिटल में इसको आईसीयू में भर्ती कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। तो वहीं नाथद्वारा अस्पताल से बच्चे चोरी की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर के रख दिया, लेकिन इससे पहले कि गम में डूबा परिवार टूटता, पुलिस की मुस्तैदी ने इस केस को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट देखिए। सगी बहनों का खेल, अस्पताल से बच्चे गायब, सीसीटीवी से खुला राज। नाथद्वारा के जिला अस्पताल से दिन दहाड़े 3 दिन का एक नवजात मासूम चोरी हो जाता है। बच्चे के गायब होते ही परिजनों को ऐसा लगा कि मानो उनके पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। वहीं दूसरी ओर जैसे ही इस बात का पता अस्पताल कर्मियों को चला, तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन 70 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हर चेहरे पर नजर डाली गई, हर कोने को खंगाला गया और आखिर में जांच टीम ने उन 2 चेहरों को ढूंढ निकाला जो 3 दिन से अस्पताल में मंडरा रही थी। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों सगी बहनें हैं, जिन्होंने अस्पताल में लगातार 3 दिन रैकी की और फिर मौका देखकर बच्चा चुरा लिया। सब मैंने रोक लिए, कुछ मेरा दुनिया में वो मेरे बाकी रह गई, वो मैं करके फिर वो करूँ, सब मैंने कर दिया। अनाथ में भी पता कर लिया, सब पता कर लिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, फिर मैंने ये कर लिया। आरोपी चेतना की 10 साल पहले शादी हुई थी। हालांकि वो मां नहीं बन पाई। इसके लिए वो डॉक्टर से लेकर भगवान तक से मिन्नतें कर चुकी थी। यहाँ तक कि सबसे एडवांस मानी जाने वाली IVF टेक्नोलॉजी के सहारे भी मां बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो अपना सब्र खो बैठी और बच्चा चोरी करने जैसा गुनाह कर बैठी।
भाई बड़ा वाला भैया ये सब जानते, बाकी परिवार में कोई नहीं जानता है कि इसका ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। सबको यही पता है कि भाई इसकी तबीयत कितनी है, इसको इसीलिए ये मतलब हमने ये कदम उठाया कि भाई हम मतलब किसी बच्चे को लाके हमारा ऑपरेशन कर। एक मासूम जो कुछ घंटों के लिए ममता से छिन गया था, अब अपनी मां की गोद में मुस्कुरा रहा है। पुलिस की तेजी ने सिर्फ एक बच्चा नहीं बचाया, बल्कि ममता की गरिमा भी बरकरार रखी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वहीं आपने किस्से कहानियों में रोडपति को करोड़पति होते हुए खूब सुना होगा। उनके संघर्षों से प्रेरित भी हुए होंगे, लेकिन पैसे सिर्फ मेहनत से नहीं, किस्मत से भी मिलते हैं। सवाई माधोपुर से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, रिपोर्ट देखिए। खाते में था कुबेर का खजाना, कई दिनों तक रहा अनजाना। पैसे देख गिनती गया भूल, बैंक ने गलती की कबूल। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जिसे दिन में दिखाई नहीं देता। तभी उनके सेवक से ऐसी ऐसी गलती हो जाती है कि दुनिया हैरान रह जाती है। इस मजदूर को देखिए, आपको क्या लगता है इसके खाते में कितने पैसे होंगे? 1000, 500 या हद से हद 1500। लेकिन टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस राशि को देखिए। अकाउंट में जितना रुपया है उसे खाता धारक मजदूर गिन भी नहीं सकता। टेनी मांझी कहाँ के रहने वाले हो? टेनी बिहार के रहने वाले हो। कितने अकाउंट में पैसा आए थे आपके? ये लगभग हमको गिनती नहीं आता सर, इतना उतना गिनने। मजदूर के खाते में 10.5 अरब रुपए। बिहार के जमुई का रहने वाला है टेनी मांझी। टेनी मांझी के खाते का बैलेंस उसकी हैरानी परेशानी का सबब बन गया है, और ये स्वाभाविक भी है। जरा सोच कर देखिए, आपके खाते में अचानक करोड़ों अरबों रुपए आ जाएं, तो क्या करेंगे? आप इस सवाल का जवाब शायद ना सोच पाए, क्योंकि बिना कुछ किए खाते में अरबों रुपए आने पर कोई भी घबरा जाएगा। और यही हाल टेनी का भी है। टेंशन तो रहेगा ना सर, इतना बड़ा अमाउंट जो आ गया है। अच्छा, खुशी हो रही है या टेंशन हो रही है? खुशी भी है, टेंशन भी है। अच्छा, खुशी भी है, टेंशन भी है कि इतना बड़ा जो राशि का अमाउंट है वो खाते में आ गया, तो एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ टेंशन भी है कि क्या पता कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप ये काम कर रहे हो? आप? ये तो जगह पता हमको नहीं है सर। टेनी मुंबई में मजदूरी करता था, वहीं उसने एक निजी बैंक में खाता खुलवाया था। कुछ समय पहले ही वो गंगापुर सिटी आया था। निजी खर्चे के लिए जब वो बैलेंस चेक कर रहा था, तभी उसे खाते में आए पैसों की जानकारी मिली। बहरहाल टेनी के लिए परेशानी की बात ये हो गई कि वो अपने खाते से पैसे भी नहीं निकाल पा रहा। बैंक ने उसके खाते को सील कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार आए 2.25 साल हो चुके हैं, लेकिन दौसा के अधिकारी अभी भी कांग्रेस मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर दौसा पंचायत समिति सभागार की है। यहां मंगलवार को आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उम्मीद के मुताबिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी, लेकिन इसी सभागार की एक तस्वीर हैरान कर गई। सभागार में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान आयोजित किए गए महंगाई राहत कैंप के पैम्पलेट का ढेर पड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, पिछली सरकार की योजनाओं, कांग्रेस की उपलब्धियों को दर्शाने वाली किताबें भी हैरान कर रही थी। पहली सरकार से 2.25 साल होने के बाद, लेकिन अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार की योजनाएं थी, उनके जो पोस्टर हैं, उनके जो स्टिकर्स हैं और उनकी जो योजनाओं की जो पुस्तिकाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाओं की जो पुस्तिकाएं हैं, वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इधर ये पूरी तस्वीर देखिए आप किस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि दौसा में पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव, यानी 3 चुनावों की आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता में किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की फोटो वाली प्रचार सामग्री को सार्वजनिक जगह से हटाना होता है। इसके बावजूद दौसा पंचायत समिति में गहलोत सरकार की प्रचार सामग्री रखी है। पूरे मामले पर जब जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने मामले में अनभिज्ञता जता दी। पंचायत समिति दौसा की सभागार में कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पोस्टर बैनर मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं इसको बताऊंगा। कुछ महीनों पहले इसी सभागार में महंगाई राहत कैंप की टी-शर्ट मिली थी, जिस पर काफी हो हल्ला मचा था। मौजूद है सभागार में आए दिन यहाँ मीटिंग होती है, बड़ी संख्या में अधिकारी आते हैं, न जाने कितनी बार यहाँ मीटिंग हो चुकी है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में आज भी 1.25-2 साल बाद भी लोग कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं थी उनके पोस्टर पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही दौसा जिला प्रशासन की है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो वहीं किशनगढ़ में मुनाफे का ऐसा जाल बुना गया जिसमें आम आदमी से लेकर व्यापारी, मजदूर, समाजसेवी तक सब उलझ गए। रिपोर्ट में देखिए और समझिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। वीआईपी ट्रेड कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 गुना मुनाफे की लालच में फंसाया, 200 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड। किशनगढ़ में मुनाफे का ऐसा जाल बुना गया जिसमें आम आदमी से लेकर व्यापारी, मजदूर और समाजसेवी तक उलझ गए। वीआईपी ट्रेड कंपनी नाम की फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्म ने 2 से 3 गुना मुनाफा देने का लालच दिया और लोगों ने अपनी जमा पूंजी कंपनी के हवाले कर दी, लेकिन हकीकत में ये बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड निकला। ये सिर्फ कंपनी नहीं थी, लालच की लैब थी जहां सपनों को पैसों से तौला जाता था। किशनगढ़ में वीआईपी ट्रेड नाम की फर्जी ट्रेडिंग कंपनी ने दुगना तिगुना रिटर्न का सपना दिखाया और जिंदगी भर की कमाई लूट ली। आम आदमी से लेकर समाजसेवी और कारोबारी तक हर कोई इस फ्रॉड का शिकार बन गया। पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफ़ी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 एफआईआर किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफ़ी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी किया हुआ था। कोई जेवर बेचकर लाया था पैसे, तो कोई बच्चों की पढ़ाई का फंड लेकर किसी ने रिटायरमेंट की सेविंग्स लगाई, तो कोई सपनों का घर बनाने निकला था। लेकिन सब कुछ वीआईपी नाम वाली इस ठगी में डूब गया। बहरहाल कंपनी के 2 डायरेक्टर लोकेश चौधरी और धीरज जेठानी को पुलिस ने गुजरात और अन्य राज्यों में फरारी काटते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के खिलाफ किशनगढ़ में 31 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को अब तक 25 बैंकों में हुए ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है, जिनके अकाउंट फिलहाल फ्रीज कर दिए गए हैं। अभी तक शिकायतें मिली हैं, लेकिन ठगे गए चेहरों की गिनती रुकी नहीं है। कभी जाल फेंककर शिकार फंसते थे, अब मुनाफे का सपना दिखाकर विश्वास फंसाया जाता है। किशनगढ़ का ये मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। तो वहीं उदयपुर के लखावली गांव में गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने गांव से सटी जमीन की नीलामी का विरोध किया। गांव वालों का कहना है कि जमीन के एक बड़े हिस्से पर कई साल से उनका कब्जा है। जमीन से सटे तालाब से उनके मवेशी पानी भी पीते हैं, लेकिन यूडीए भूमाफिया को लाभ देने के लिए रिजोर्ट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जमीन को नीलाम कर रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तुरंत नीलामी को रोकने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर नीलामी को नहीं रोका गया तो वे परिवार के साथ वहां पर सामूहिक खुदकुशी करेंगे।
हमारे चौथी पीढ़ी से मतलब 100 साल की पहले से हमारी जमीन है। हम सब कुछ कर रहे, हम चरा रहे, गाय भैंसे भी, घास भी काट रहे, सब कर रहे। उसके बावजूद यूआईटी ने आके ये जमीन बिना पूछे कोर्ट पत्थर ले जाने वो सब कर रहे। तो कुछ तो न्याय दिलाओ, वरना हमारा इतना बड़ा परिवार है तो हम जाके वहीं मरेंगे। और छोटे छोटे हमारे बच्चे, तो बच्चों को जाए। 2018 में जामिल गांव की सभी जमीनें यूआईटी ने एक नंबर कहा था। आबादी, बिल्ला नाम, सारी जमीनें यूआईटी ने अपने नाम पे कर ली थी। उसके बाद हमने समय समय पर कई बार मांग उठाई हमने, लेकिन यूआईटी ने बिल्कुल ही काश्तकारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान में तारीख 3-4 दिन पहले यूआईटी ने एक विज्ञापन निकाला जिसके तहत कम से कम 6 लाख स्क्वायर फीट जमीन यूआईटी भूमाफियाओं को रिसोर्ट में कन्वर्ट करके दे रही।